हेलो एवरीवन, वेलकम टू उद्धारशाला। हमारी मैनेजमेंट थ्योरीज और अप्रोचेस की जो सीरीज चल रही है उसी की कंटिन्यूटी में आज हम अपनी थर्ड वीडियो को कर रहे हैं। इसमें हम दो थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे। पहली एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी और दूसरी हेनरी मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। इससे पहले हम आज की पढ़ाई शुरू करें, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी ये हेनरी फ्योल ने हमें दी थी और इसी के अंदर उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट के हैं, जो बड़े फेमस प्रिंसिपल्स हैं, वो इन्होंने ही दिए थे इस थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक आपको इंट्रोडक्शन हेनरी फ्योल का दे देता हूँ। कुछ चीजें जो आपको इनके बारे में याद रखनी बड़ी जरूरी है। हेनरी फ्योल वॉज बोर्न इन इस्तांबुल। कहाँ इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था इस्तांबुल में। ठीक, इस्तांबुल में इनका जन्म हुआ था 29 जुलाई 1841 में। उसके बाद इनकी फैमिली फॉरेन फ्रांस में शिफ्ट हो गई थी। ठीक है, तो इनकी जो पढ़ाई है, जो सब कुछ इनका जॉब है, जो स्टडी है, जो वर्क है, वो सब फिर इनका फ्रांस में ही हुआ। तो इन्हें फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, हेनरी फ्योल के बारे में आप याद रखिएगा, यूजीसी नेट वगैरह में एग्जामिनेशंस में ये जब भी ऑप्शंस में आपको ये पूछा जाए कि इनका बर्थ प्लेस कौन सा है और आपके ऑप्शन में इस्तांबुल गिवन ना हो तो आप फ्रांस पे ही लगाएंगे, और अगर फ्रांस एंड इस्तांबुल दोनों गिवन है तो आप इस्तांबुल के ऊपर अपना ऑप्शन को टिक करके आएंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे लोगों से पढ़ेंगे आप, या बहुत सारी बुक्स को या वेबसाइट्स को विजिट करेंगे, तो कहीं पे इस्तांबुल है, कहीं पे इनका फ्रांस है। तो जो बेसिक एक स्टोरी है इनके बारे में, इनके बर्थ को लेकर, वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है। ठीक है, तो हेनरी फ्योल का जो जन्म है फ्रांस में 1841 में हुआ था, आई एम सॉरी, इस्तांबुल में 1841 में हुआ था। फिर इनकी फैमिली माइग्रेट करके फ्रांस चली गई थी। उसके बाद इन्होंने अपनी डिग्री माइनिंग इंजीनियरिंग में 1860 के अंदर करी। ठीक है, और स्टार्ट कर दिया वर्क एज एन इंजीनियर इन एन कोल माइनिंग कंपनी। ठीक है, इन 1888 he was promoted as the MD of a company। तो जिस कंपनी में वर्क कर रहे थे वहां पे फिर ये 1888 में प्रमोट कर दिए गए एज अ एमडी। जो ध्यान देने वाली बात है, जो इनकी तारीफ करने वगैरह हम थोड़ी सी बात करें तो वो ये हो सकती है कि जब इनके हाथ में उस कंपनी की भागदौड़ आई थी तो वो कंपनी एक बिल्कुल इंसॉल्वेंट की कंडीशन पे थी, या आप कहें कि इंसॉल्वेंट हो चुकी थी। ऐसी इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में इन्होंने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली कि मैं इस कंपनी को आगे फर्दर प्रॉफिटेबल कंपनी के तौर पे बनाऊंगा। तो जब तक ये रिटायर हुए, 30 साल का इनका वर्किंग वहां पर रहा, तो जब तक ये रिटायर हुए 30 सालों में इन्होंने इस इंसॉल्वेंट कंपनी को एक प्रॉफिट लीडिंग कंपनी के तौर पे बना दिया। यानी कोल माइनिंग इंडस्ट्री में जो उस वक्त की लीडिंग कंपनीज थी उनमें से एक इनकी कंपनी है। और इन्होंने कुछ नहीं करा था, जैसे टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के तरीके लगाए या साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करने की बात करी थी। ठीक है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। इनका मानना यह था कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स को ही अप्लाई करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, और वो इन्होंने अपने इस मेहनत के द्वारा प्रूव करके दिखाया। राइट, चलिए, तो इन्होंने एक्सेप्ट करा और 30 साल के स्पेन में इसको अपना पूरा कवर कर लिया है, जितना आप कह सकते हैं, जितना उसको बेहतर से बेहतर पोजीशन पे पहुंचा सकते थे इन्होंने पहुंचा लिया। चलिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनका बर्थ इस्तांबुल में हुआ था, बस काफी जगह इसको फ्रांस दिखा जाता है इसलिए मैंने भी यहाँ पर फ्रांस मेंशन करा है और आपको दोनों कंडीशंस बता दिए। ठीक है, इन्होंने लगभग 1916 में एक बुक लिखी थी। 1916 में एक बुक लिखी थी, ये एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट ग्रेनेल। कब लिखी थी? 1916 में, जिसमें इन्होंने 14 फेमस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। राइट, ठीक है, वो इन्होंने 1916 में दिए थे, बट इनको रिकॉग्निशन खास कुछ नहीं मिला। इनको रिकॉग्निशन मिला जाकर अपने इस काम का 1929 में, जब तक इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करा गया। भाई ये कि फ्रेंच थे तो फ्रेंच में इन्होंने अपना सारा काम किया था, जब तक ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन होके इनकी बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं हुई, इनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो इन्हें टाइम पे मिल जाना चाहिए था।
कुछ चीजें और ध्यान रखने की बात है जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करी हुई हैं। फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। एंड ऑफन कॉल्ड एज द प्रोसेस थ्योरी, इस थ्योरी को दो थ्योरी कहते हैं, क्या? फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी और स्ट्रक्चरल थ्योरी, इन नामों से भी इनको जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब फेयोल ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी दी तो वो अकेले नहीं थे जो इस काम को परफॉर्म कर रहे थे। देखिए उनके साथ बहुत सारे और थ्योरिस्ट थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करने का काम कर रहे थे, ठीक है। तो उनमें से कुछ की हम बात कर लेते हैं। जो फेमस सबसे ज्यादा जिनका हाईली कंट्रीब्यूटेड आप कह सकते हैं इन कामों के अंदर रहा, वो आपके जेम्स डी मूनी थे और लूथर एच गुलिक थे। इसके अलावा जेडी, जैसे मैंने जेडी मूनी का तो बताई थी आपको, लैंडल उर्निक भी थे, ठीक है। और मेरी पार्कर फॉलेट भी थे एंड आर शेल्टन, ये कुछ ऐसे नाम थे। बट इन दो का, हेनरी फेयोल के साथ जेम्स डी मूनी और लूथर एच गुलिक का नाम जरूर आपको साथ में आना चाहिए, क्योंकि इनका जो अभी आगे हम पढ़ेंगे थोड़े से इसके एलिमेंट्स वगैरह, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो फायदेमंद रहा या जो जिनका कंट्रीब्यूशन हाईली माना जाता है, आज तक आप लोगों के लिए भी फायदेमंद है, वो था ल्यूथर एच गुलिक का। इन्होंने पॉस्टकॉर्प दिया था, पॉज्ड कॉर्प। ये पोस्ट कॉर्प क्या है? इन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए मैनेजमेंट के बेसिक फंक्शंस के ऊपर भी ध्यान दिया जाके उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो इसमें से जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये इन्होंने दिया था, ठीक है। चलिए, he looked specifically at how management and workers are organized within a business to allow for the completion of task। क्या कहती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, कहते हैं कि भाई जो मैनेजमेंट है और वर्कर है, ये ने इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करें कि आप बिजनेस टू अलाउ, ताकि ये बिजनेस अपने टास्क को कंप्लीट करे। इससे पहले देखिए जो हमारे टेलर की थी, उन्होंने उनका मानना सिर्फ ये था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, वो भी साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके। इनका मानना ये था कि दोनों को ही हमें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके में लाना होगा, ठीक है। खाली प्रोडक्शन के या प्रोडक्टिविटी के ऊपर ही ध्यान नहीं देना है, हमें वर्कर्स के ऊपर भी उसी तरीके से, उनके मैनेजमेंट में इसी तरीके से ध्यान देना है, ताकि ये कंप्लीशन ऑफ टास्क कर सकें, ठीक। फ्योल वर्क थोड़ा सा यूनिक था टेलर से, और तो हम कह सकते हैं कॉन्ट्रास्ट भी होता था, ठीक है। एक तरह से पूरा थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट लेके आए थे ये और वेबर, हु फोकस्ड ऑन वर्कर्स एफिशिएंसी। तो ये फेयल कहता था आपको वर्कर्स की एफिशिएंसी पे ज्यादा ध्यान देना है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन के ऊपर ये बेस्ड होता है, मतलब विच मीन्स दैट डिफरेंट एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म फॉर अचीविंग द कॉमन पर्पस। देखिए एक डिपार्टमेंट क्या होता है, डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने अपना काम करते हैं, लेकिन इन सब के जो काम होते हैं कॉमन पर्पस के लिए होता है। वो कॉमन पर्पस ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। तो ये टास्क इस तरीके से मैनेज करते हैं ताकि अपने गोल को अकम्प्लिश कर सकें इफेक्टिवली। इसी को आप डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जब अलग अलग लोग अलग अलग अपने काम को परफॉर्म करते हुए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हुए ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करें, ठीक। तो ये आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन में आ जाता है। चलिए, फेयोल ने, फेयोल के काम को अगर हम बात करें तो इन्होंने 3 पार्ट्स में अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करा था, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो इन्होंने बात करी थी फिजिकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर, ठीक है। या यहाँ पर इन्होंने एक तो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, एक एलिमेंट्स या जिन्हें हम प्रिंसिपल्स भी कहेंगे वो दिए थे, और यहाँ पर इन्होंने बात करी थी थर्ड एट्रीब्यूट्स की। तो इन्होंने कहा था एक वर्कर्स के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए उनमें से कुछ, फॉर एग्जांपल जैसे फिजिकल, यानी कि वो हेल्दी होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, एक बेहतर कंडीशन में हो सभी काम को परफॉर्म करने के लिए। दूसरा मेंटली, उसका मेंटल स्टेटस स्ट्रांग होना चाहिए, अकम्प्लिश होना चाहिए, इनिशिएटिव लेना जानता हो, कॉन्फिडेंस हो। मेंटली स्ट्रांग होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन के काम कर सकता है, और उसकी टास्क परफॉर्मिंग, उसका कॉन्फिडेंस, ये सारी बातें उसने एट्रीब्यूट्स के अंदर रखी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो इनका मेजर काम था, बाद में हम इसके एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल बात कर लेते हैं 14 प्रिंसिपल्स। 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे, जो सबसे ज्यादा फेमस वर्क था इनका, और जिनके लिए इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स इस नाम से भी जाना गया। इसको लिख लीजिए, क्या था? फादर ऑफ
मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स, इस नाम से भी इनको जाना गया, राइट। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला, डिवीजन ऑफ वर्क। इनका कहना था कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी के काम को इस तरीके से डिवाइड करना है, डेलीकेट करना है सभी को वर्क, सो दैट इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस, उसके स्किल्स और उसकी मोटिवेशन फैक्टर पे वो टारगेट कर सकें, यानी कि उसकी स्किल्स पूरी यूज कर सकें, उसका एक्सपीरियंस पूरा यूज कर सकें, और वो अपने काम में इतना सेटिस्फाई फील करे कि वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाए। ठीक है, यानी कि काम का डिवाइडेशन अकॉर्डिंग टू द पर्सन स्किल्स, उसकी मेथड, उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। सेकंड, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए बिफोर मैं इस पॉइंट को आपको समझाऊं, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे मुझसे कुछ जो हम जब मैं क्लास में उनको लेक्चर डिलीवर करता हूं तो कुछ प्रॉब्लम बताते हैं रिगार्डिंग पावर, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन तीनों के बीच में उनको एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है, इसलिए वो इसको कभी भी बेहतर तरीके से नहीं बता पाते हैं। तो एक एक करके एक बार मैं थोड़ा सा इनके बारे में एक एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर मैं इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करता हूँ। पहला, पावर। देखिए पावर आता है आपके खुद के सेल्फ इंटेंसिटी से। आप कह सकते हैं इट इज अ पावर टू इन्फ्लुएंस समवन। जब आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो पावर आपकी खुद की होती है। ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन में हो या ना हो, आप जहां भी जाएंगे आपकी पावर आपके साथ जाती है। ठीक। सेकंड, अथॉरिटी। अथॉरिटी ऑलवेज रिलेटेड विद द जॉब पोजीशन। जिस जॉब पोजीशन पे आप होंगे, उसी जॉब पोजीशन से रिलेटेड जो भी जॉब अथॉरिटीज होंगी वो ऑटोमेटिकली आपके पास ट्रांसफर हो जाएंगी। जैसे ही आप जॉब छोड़ेंगे, कोई और उस जॉब पर आएगा, तो उस पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड जो भी अथॉरिटी होंगी वो ऑटोमेटिकली उस पर ट्रांसफर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे अभी राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है नई, और द्रौपदी मुर्मू जी। तो उससे पहले रामनाथ कोविंद ने जब उनको अपनी जगह पे, उनकी सीट्स पे बिठाया, यानी कि अपनी जगह छोड़ी राष्ट्रपति की और उन्हें नई को बिठाया, तो जैसे ही वो सीट को उन्होंने संभाला, ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति की जितनी भी अथॉरिटी है वो ऑटोमेटिकली द्रौपदी मुर्मू जी को ट्रांसफर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसको एक खाली उनको इसका मीनिंग पता है, जिम्मेदारी, बट पता नहीं है कि ये होती क्या है। देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी इज अ इनर फीलिंग, आपके अंदर से आती है। ठीक, मान लीजिए आप मेरे से पढ़ते हैं, आप मेरी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, अगर मैंने आपसे कहा कि भाई बेटा संजय, ये काम मेरे को तुम किसी भी हालत में कल को करके दिखाना, इफ यू रेस्पेक्ट मी, इफ यू लव मी, आप ऑटोमेटिकली अपने आप को रेस्पॉन्सिबल फील करेंगे, आप कुछ भी करेंगे उस काम को परफॉर्म करने के लिए। आप चाहे अपनी आराम का टाइम खत्म कर दें, खेलने का टाइम खत्म कर दें, दोस्तों के साथ घूमने का टाइम खत्म कर दें, बट सर का काम पहले करके लाएंगे, बिकॉज यू फील रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क। अब जिस जो रेस्पॉन्सिबल होता है बनता है, देखो आंसरेबिलिटी भी उसी की होती है और अकाउंटेबिलिटी भी उसी की होती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है? मैनेजर मस्ट अलाइन देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी विद देयर अथॉरिटी टू लीड इफेक्टिवली। उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर तरीके से अलाइन कराई जानी चाहिए विद देयर अथॉरिटी टू लीड इफेक्टिवली। अगर उनको अपनी अथॉरिटीज प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी, उनका यूसेज उनके हाथ में होगा, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। ये इसका कहने का मतलब है। थर्ड, डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? इट्स ऑल अबाउट रेस्पेक्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज। ऑर्गेनाइजेशन के नियम के अनुसार चलेंगे, उसके ऊपर उसके बाहर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप उससे बंधे हुए हैं। ठीक है, तो रूल्स फॉलो, उनका रेस्पेक्ट करना, उनको फॉलो करना, पॉलिसीज के अकॉर्डिंग करना, टारगेट को अचीव करना, विजन और मिशन को ध्यान में रख के। ठीक, यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए वन बॉस वन वर्कर। एक वर्कर को जब आप बहुत सारे बॉसेस आपके ऊपर खड़े होंगे चिल्लाते हुए अपनी अपनी बात मनवाने के लिए, तो कभी भी वो बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। उसे क्लियर होना चाहिए कि उसका सुपीरियर कौन है, कौन उसका रिपोर्टिंग पर्सन है, किसको उसे बताना है, किससे उसे ऑर्डर लेना है। जब ये बात उसको क्लियर होगी तो वो ऑटोमेटिकली बेहतर परफॉर्म करके दिखाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ईच वर्क ग्रुप, ईच डिपार्टमेंट, सबको एक सिंगुलर प्लान पे ही चलना चाहिए। यानी ऊपर वाले में क्या था? वन बॉस वन वर्कर, यहाँ क्या कहता है? वन प्लान फॉर द वन ऑर्गेनाइजेशन और वन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखो एक ही प्लान होना चाहिए, हर कोई अपने इंडिविजुअल प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। 6, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अच्छा बताइए, जब टीम इंडिया में कोई मैच जीतती है टीम इंडिया, तो क्या आप कहते हैं सिर्फ धोनी ने जिताया, सिर्फ सहवाग ने जिताया, सिर्फ कोहली ने दिखाया? नहीं, इट्स अ टीम गेम। खाली बॉलर कुछ नहीं कर सकता, फील्डर कुछ नहीं कर सकता,
इंडिविजुअल इंटर ऐसा नहीं है, देखो कि एक प्लेयर है, उसने पूरी इनिंग्स सिर्फ अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के चक्कर में बॉलों को वेस्ट करके बर्बाद कर दी, तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी अचीव हो ही नहीं सकता, वो मैच कभी जीत ही नहीं सकता, क्योंकि उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट उसके ऊपर हावी था, उसने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचा ही नहीं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं ना, तो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी कहीं हद तक पूरा हो जाता है, देखो। ठीक है, चलिए। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन कहता है कि भैया सभी डिपार्टमेंट को, सभी लेवल्स पे हर एम्प्लॉय को इक्वली फेयर रेम्यूनरेशन, सैलरी, वेजेस जो भी हो ना, सबको फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है तू मेरे चाचा का बेटा है, तू मेरा भाई है, या तू मेरा कलीग है, या तू यार ज्यादा हम दोनों के बीच में एक अच्छा थोड़ा सा इम्पर्सनल रिलेशनशिप बन चुका है, तो मैं तेरे को थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ। नहीं, जो काम कर रहा है, पे दैट पर्सन, मेहनत कर रहा है उसको फेयर वेजेस दो सभी को। ओके। 8, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन में कहा जाता है या तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन का मेथड फॉलो करना है या डिसेंट्रलाइजेशन, बट ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वर्कर्स कैपेटेंसी। जैसे वर्कर होंगे, जैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसी तरीके का मेथड आप अप्लाई करेंगे। अभी सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? सेंट्रलाइजेशन होता है जब डिसीजन मेकिंग पावर एक ही सेंट्रल पर्सन के हाथ में होती है, एक ही टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में सभी डिसीजन मेकिंग पावर होती है। इस टाइप के मेथड को आप ऑटोक्रेटिक भी कह सकते हैं। ठीक है। वहीं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि जब टॉप लेवल से कोई भी पावर चली नीचे की तरफ और वो मिडिल लेवल पे आके वाइड स्प्रेड हो गई। याद रखिएगा ये शब्द, वाइड स्प्रेड हो गई। और वाइड स्प्रेड होने के बाद ये अलग अलग डिपार्टमेंटल वाइज उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो यहां पर क्या हुआ, जहां ये डिसीजन लेने के लिए पहले हायरार्की को फॉलो करके अपने सीनियर से बात करते थे, अब ये खुद खुद सेल्फ सफिशिएंट है। इनके सीनियर ने कहा भाई मैं सिर्फ आपको ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा, रूल्स रेगुलेशंस दूंगा, आपको अपना अपना डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग संभालना है, आप हैंडल करिए। इससे उनके अंदर एक लॉयल्टी, एक वर्किंग एफिशिएंसी, एक इनिशिएटिव लेने की एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाता है, और वर्कर एक हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर वर्क करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका सीनियर, उनका जो मैनेजर है, उन पर भरोसा करता है, उनके डिसीजंस को रेस्पेक्ट करता है। ठीक है, एक लीडर बनो, ना कि एक मैनेजर बनो। चलिए। 9, स्केलर चेन। देखिए जब भी चाहे हम टॉप बॉटम टू टॉप कोई इंफॉर्मेशन, ऑर्डर या फीडबैक पहुंचाना हो, या टॉप टू बॉटम हमें कोई पॉलिसी, रूल्स रेगुलेशन या फिर ऑर्डर कोई पहुंचाना हो, तो हम ये एक हमेशा हायरार्की में करते हैं, है ना। ये वाला इसको बताएगा, फिर वो अपने सुपीरियर को, वो अपने सुपीरियर को, वो अपने सुपीरियर को, फिर जब बात आएगी तो फिर ये भेजेगा, फिर यहाँ भेजेगा, तो ये बहुत लंबा एक प्रोसेस हो जाता है। मान लीजिए क्यू डिपार्टमेंट के पर्सन को सी डिपार्टमेंट के पर्सन से जल्दी से एक काम करना है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ये सी वाले बंदे को इसे बताना है अपने क्यू डिपार्टमेंट के फाइनेंस के जो सेम लेवल पे है, इसको बताना है कि भैया मुझे ये चीजों की रिक्वायरमेंट है, आप मेरे फाइनेंस इशू कराएं और बहुत जल्दी है, ताकि मैं काम को परफॉर्म कर सकूं। अब ये इसे बताए, ये इसे बताए, फिर ये अपने सीनियर से परमिशन ले, तो बहुत लंबा प्रोसेस नहीं हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में कहा गया है कि आप स्केलर चेन को फॉलो करेंगे, एक हायरार्की को फॉलो करेंगे, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर एक डिसाइड करेंगे, बट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आप एक ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट भी एक दूसरे के से बात कर सकते हैं, बट ओनली इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, और उसके बाद भी अपने सीनियर को जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कर लेंगे कनेक्ट, अपने इशू को सॉर्ट आउट कर लेंगे। इस जो ब्रिज को, इसको कहते हैं गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलिए। 8th, ऑर्डर। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में सभी रूल्स, स्टैंडर्ड फॉर वर्क एनवायरनमेंट एंड वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी सभी प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। सब कुछ सेफ और ऑर्डरली एनवायरनमेंट ही बेहतर ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेशन को लीड करेगा। ठीक है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, हायरार्की पता होनी चाहिए, सब कुछ एक प्रॉपर ऑर्डर में हो, प्रोसीजर में हो, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन को एक फॉर्मल, एक प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे क्रिएट कर सकते हैं। 11th, इक्विटी। सभी एम्प्लॉयज को आप इक्वली ट्रीट करेंगे, फेयरनेस के साथ ट्रीट करेंगे, कोई भेदभाव नहीं, किसी भी बेसिस पे नहीं, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, वॉट एवर द कंडीशंस आर, आप किसी भी बेसिस पे, उसके रंग भेद के, नीति पे कुछ भी आप नहीं करेंगे। 12, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। टेन्योर कहते हैं समय को, उस पूरे कार्यकाल को। ठीक है, तो एम्प्लॉय शुड बी गिवन एनफ टाइम टू सेटल। देखो
अपने पर्सनल, अपने जो HR है, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, इसको आपको टाइम देना है स्टेबल होने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो अपना रोल समझ सके, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सके और वो बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट प्रोवाइड करके दे। नेक्स्ट, इनिशिएटिव रादर देन ट्रीटिंग एम्प्लॉय लाइक कॉक्स। कॉक्स यानी कि मशीन के अंदर यूज होने वाले पुर्जे। अगर ऑर्गेनाइजेशन को आप एक मशीन समझेंगे और वहां के काम करने वाले लोगों को आप कॉक्स, उसके पुर्जे समझेंगे, तो कभी भी आप उनमें एक फीलिंग ऑफ इनिशिएटिव, रेस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग को जनरेट ही नहीं कर सकते। आपको एनकरेज करना होगा कि भैया हम आपको भरोसा करते हैं, आप इनिशिएटिव लिए, है ना, आप, हम आपको अथॉरिटी देते हैं डिसीजंस को लेने के लिए। तो ये इनिशिएटिव की पावर बड़ी जरूरी है उनके अंदर जनरेट करने के लिए। लास्ट, एस्प्रिट डी कॉर्प्स, ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है यूनियन, यूनियन इज स्ट्रेंथ, या यूनिटी इज स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं आप। यूनियन इज स्ट्रेंथ मतलब समझाने की बात नहीं है, एकता में ताकत है ना। आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक सेंस ऑफ यूनिटी क्रिएट करेंगे, एक सेंस ऑफ मोरालिटी क्रिएट करेंगे, आपस में लोगों के बीच में एक बिलोंगिंगनेस होगी, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, उनके वर्क की रेस्पेक्ट करेंगे और साथ में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए कंट्रीब्यूट करेंगे एक दूसरे के वर्क में। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट देखो, एस्पिरिट डिकॉप्स एक कॉन्सेप्ट को जन्म दे देता है। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सिनर्जी। ठीक है, सिनर्जी का मतलब होता है 2+2=5। अब यहाँ आप हैरान हो जाओगे कि सर ने तो बचपन के बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट को ही हमारा गड़बड़ कर दिया, 2+2 तो 4 होता है। हाँ भाई 4 ही होता है, बट हम सिनर्जी के कॉन्सेप्ट में जब देखते हैं 2+2 5 होता है। क्यों होता है? यहाँ कहते हैं अगर इंडिविजुअल किसी इंसान को हम 2-2 यूनिट बना के दें, तो मान लो एक यूनिट बनाने के लिए अगर 5 मिनट ले रहा है, तो 2 के लिए वो 10 मिनट लेगा, ये भी 10 मिनट लेगा। लेकिन भाई इन दोनों का म्यूचुअल साथ मिलकर काम करने के लिए कह दिया जाए, तो अगर ये 20 मिनट ले रहे हैं इन 4 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो साथ में मिलके हो सकता है ये 15 ले या 10 ही ले, राइट? क्योंकि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हो चुके हैं, इतना ज्यादा फ्लो में आ चुके हैं कि काम को प्रॉपर तरीके से डिवाइड करके वर्क कर रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं कर रहे। और रिसोर्सेज भी सेव होते हैं, इवन टाइम भी और रिसोर्सेज भी। ठीक, याद रखिएगा, फेयोल के जो प्रिंसिपल्स थे, उनका ऑब्जेक्टिव ये था दैट वाज टू गाइड मैनेजर्स, अपने मैनेजर्स को गाइड करना था कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करें और इंटरेक्ट करें अपने एम्प्लॉयज के साथ। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं जल्दी से। फेयोल ने कुछ फंक्शंस और दिए थे, जिन्हें एलिमेंट भी कह सकते हैं आप। कुछ फंक्शंस दिए थे मैनेजर के, 5 फंक्शंस की बात करी थी। यही बेसिक फंक्शंस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम सॉरी बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, हाँ जब से हमने कॉमर्स पढ़नी शुरू करी है, मैनेजमेंट पढ़ना शुरू करा, जब से हम इनके बारे में अवेयर है। तो इन्होंने POCCC या फिर POC3, इन दोनों ही नाम से आप इनको याद रख सकते हैं, ये थोड़ा आसान तरीका होता है। दे रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर। क्या बताते हैं ये फंक्शन? कि ये देखो, ये जो इन्होंने फंक्शन दिए ना, इनका ये कहना था कि इससे कोई मैटर नहीं होता कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, एडवर्टाइजमेंट है, टेक्निकल है, मैकेनिकल है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया की है, अब्रॉड की है, US की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सभी का एक जैसा वर्क करता है। इनका मानना ये था। इसलिए इन्होंने कॉमन पर्सपेक्टिव पे, जैसे अपने अकाउंटिंग, फाइनेंस वगैरह सभी तरीके को ध्यान में रखते हुए ये 5 फंक्शंस को प्रोवाइड करा। POCC, पहला प्लानिंग। ऑब्वियसली आप प्लान करेंगे, फोरकास्ट करते हुए, फ्यूचर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ही आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सेटल करेंगे। आप डेवलप करेंगे नए मीन, ताकि आप ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सकें। ऑर्गेनाइजिंग, फेयोल ने क्या कहा? फेयोल डिफाइंड ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर बनाती है एक प्रॉपर तरीके से, जिसको जो रिक्वायरमेंट है वो पहुंचाने का काम करती है। यहाँ रिक्रूटमेंट भी, इक्विपिंग भी, यानी जिसको जो काम परफॉर्म करने के लिए जो टूल्स वगैरह नेसेसरी हैं वो भी उन्हें प्रोवाइड करेंगे। ट्रेनिंग वगैरह भी यही प्रोवाइड करेगा। थर्ड, कमांडिंग, सुपरविजन रखना, डायरेक्ट करना, मोटिवेट करना अपने लोगों को कॉमन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। ये एक मैनेजर का काम होता है कि पहचाने कि उनका एम्प्लॉय किन चीजों से मोटिवेट होगा, उन्हें उसी तरीके के एग्जाम्पल सेट करना है। कुछ फाइनेंशियल होंगे, फाइनेंशियल करो,
कुछ रिकॉग्निशन से हो गया उसे रिकॉग्नाइज करके करो, कोई रिवॉर्ड से होगा उसको रिवॉर्ड से करो। फोर्थ, कोऑर्डिनेटिंग। फेयोल ने कहा कि भैया कोऑर्डिनेटिंग एज एन आइडेंटिफाइंग, अरेंजिंग, शेड्यूलिंग ऑल एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज को पहचानना, अरेंज करना और उनको शेड्यूल करना, ताकि आपका सबऑर्डिनेट सारी एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से कैरीड आउट करे, है ना, फॉलो अप करे। दिस कोऑर्डिनेशन अलाउ फॉर द कलेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ प्लान। आपका प्लान कलेक्टिवली जब ही अकम्प्लिश हो पाएगा जब आप कोऑर्डिनेटेड होकर काम करेंगे। लास्ट वन इज कंट्रोलिंग, कंसर्न द कांस्टेंट सुपरविजन ऑफ एक्टिविटीज। आपने पूरे अपने प्रोसेस पे, प्रोसीजर पे नजर रखा है, उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखी है, अपने गोल अचीवमेंट की तरफ जा रहे हैं नहीं रखे हैं, आपको कोई कमी दिखा है तो आपने उसको पहचाना है और वहां से एलिमिनेट करने का काम करा है। ठीक है। डेरिवेशन फ्रॉम द आइडेंटिफाइड प्लान अलाउ द मैनेजर टू टेक करेक्टिव एक्शन। टाइमली आप अपने अगर इस पूरे प्रोसेस पे नजर रखेंगे, काम पे नजर रखेंगे, कंट्रोलिंग एस्पेक्ट्स पे नजर रखेंगे, तो आप पहचान पाएंगे आपके प्लान में कहाँ दिक्कत है या कहाँ दिक्कत हो सकती है, और टाइमली आप करेक्टिव मेजर्स या फिर करेक्टिव एक्शंस को ले सकते हैं। आई होप आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए अपनी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है। थोड़ी थोड़ी नहीं, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी है, ये हमें किसने दी थी? मैक्स वेबर ने। और ये कौन थे साहब? ये थे जर्मन सोशलिस्ट, जर्मन सोशलिस्ट थे ये, मैक्स वेबर, जिनका जन्म 21 अप्रैल 1864 में जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कौन थे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर 19वीं सेंचुरी के एंड में एक जर्मन सोशलिस्ट थे, जिन्होंने द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म से, यानी कि 1905 में ये दोनों अपनी बुक्स या अपना वर्क लोगों के सामने रिप्रेजेंट करा, जिसके थ्रू हमें ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट मिली। इसको हम मैक्स वेबर थ्योरी या वेबरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें दो नाम से हम पहचानते हैं। पहले हम एक बार बात कर लेते हैं ब्यूरोक्रेसी होती क्या है। देखिए ब्यूरोक्रेसी आप ये समझिए कि मधुमक्खी का एक छत्ता होता है। जैसे मधुमक्खी के छत्ते को आप देखेंगे, उसके अंदर कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है और कितने लोग काम करते हैं, लेकिन प्रॉपर फ्लो में करते हैं, कभी किसी का काम मिक्स नहीं होता है, सबको अपना अपना काम इंडिविजुअली पता होता है, उसी काम को परफॉर्म करते हैं। कुछ लोगों का रानी को बचाने का काम होता है, कुछ रस लाने का काम होता है, कुछ गार्ड करते हैं, कुछ बनाते हैं उस छत्ते को। तो हर एक का काम इक्वली डिवाइडेड है और कोई किसी के काम में इंटरफेयर करता भी नहीं है। और जो रानी होती है उसका सारा काम क्या होता है? डेस्क जॉब होता है, आराम से बैठती है। ब्यूरोक्रेट्स को आप देखेंगे, आईएएस को, इसको, ये गलियों में कोई वो नहीं छानते, डेस्क जॉब पे यानी पॉलिसी मेकिंग पे, हार्डकोर मेंटल वर्क पे इनका ज्यादा फोकस रहता है, इसलिए ये ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट के तौर पे जानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो रूल्स, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, प्रोसीजर और रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ डेस्क, मेटिकुलस डिवीजन ऑफ वर्क, रेस्पॉन्सिबिलिटी और क्लियर हायरार्की और प्रोफेशनलिज्म के साथ बनती है। ठीक है, आगे, अकॉर्डिंग टू द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैक्स वेबर, सच अ स्ट्रक्चर वाज इंडिस्पेंसेबल इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इन स्ट्रक्चरली परफॉर्मिंग ऑल टास्क बाय अ ग्रेट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। जो मैंने आपको बताया, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा वर्क है, इवन एक दूसरे को काफी लोग जानते भी नहीं है, और बहुत कॉम्प्लेक्स वहां की वर्किंग होती है, सिर्फ प्रोसीजर और प्रोसेस के ऊपर ही, स्टैंडर्ड के ऊपर ही काम करती है, नंबर ऑफ डेस्क होती हैं, सभी अपना अपना काम इंडिविजुअली कर रहे होते हैं। ये काम हमारा वेबर ने बताया। मैक्स वेबर ने क्या कहा, इन्होंने 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के अंदर दिए। पहला, इन्होंने कहा टास्क स्पेशलाइजेशन। इन्होंने कहा एवरी एम्प्लॉय हैज अ स्पेसिफिक प्लेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हर एक एम्प्लॉय का अलग स्पेस होता है, अलग प्लेस होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और यही अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन्स एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आप उसको वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, उसी तरीके के टास्क देते हैं, और वो कभी भी अपने कलीग्स के टास्क के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस करने के लिए परमिट नहीं होता उसको। ठीक है। सेकंड, हायरार्किकल लेयर ऑफ अथॉरिटी। देखो इसका एक प्रिंसिपल ये होता है कि इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं हायरार्की की।
ठीक है, इसमें इतने आपके ऊपर सीनियर्स, इतने आपके नीचे अंदर जूनियर्स, आपके क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लेवल पे इतने सारे लोग होते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कई बार के पावर अथॉरिटी आ कहां से रही है और आपको डिलीवर कहां कर रही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो लोग होते हैं सिर्फ अपनी डेस्क पे अपने अपने पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, राइट। एंड इट क्लियरली लेज आउट हाउ पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड। तो ये खाली इतना आपको एक आइडिया देता था कि आपकी कितनी पावर है, आपकी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, आपको उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। थर्ड, फॉर्मल सिलेक्शन, ऑल एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल स्किल्स। यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज, ट्रेन, इन सभी के बेसिस पे आप उसको सिलेक्ट करेंगे और थ्रू ट्रेनिंग आप और थ्रू एजुकेशन आप उसको डेवलप करेंगे और एक्सपीरियंस उसका बढ़ाएंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस आर डिफाइंड इन ऑफिशियल रूल्स। जैसे मैंने कहा ये रूल्स के गुलाम होते हैं, ठीक है, जो रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे अंधा होता है ना कानून, कानून का पता सब होता है, जज को पता सब होता है गलत कौन है सही कौन है, लेकिन जब तक उसके हाथ में पेपर नहीं आएगा, ठीक है, जज जैसे सबूतों का भूखा होता है, ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पेपर के भूखे होते हैं। पेपर दिखाओगे तो आपका काम हो जाएगा और पेपर के अकॉर्डिंग उनका काम चलता है। ऑन पेपर अगर आप मरे साबित हो गए तो आप मरे ही रहोगे, चाहे आप खड़े होकर चिल्लाते रहना मैं जिंदा हूं। ठीक, करियर ओरिएंटेशन, इट ऑफर्स लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। हाँ, इसका एक सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि एक बार जो गवर्नमेंट जॉब में आ गया, ब्यूरोक्रेट्स में आ गया, उन्हें ये पता है मेरी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली, एक लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ ब्यूरोक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो अलाउ एम्प्लॉय टू स्पेशलाइज देमसेल्फ। अच्छा, इसका फायदा ये होता है कि अगर आपको एक बार एक सिक्योर आपको सिक्योरिटी मिल गई कि भाई नौकरी कहीं नहीं जाने वाली, तो आप अपनी, जो अच्छा आदमी होगा वो अपने उस पर्टिकुलर लेवल पर खुद को इतना अच्छी तरह स्पेशलाइज कर लेगा या करने की कोशिश करेगा कि उसे अपने पर्टिकुलर फील्ड में प्रॉपर एक्सपर्टीज आ जाएंगी। ठीक, इम्पर्सनल, ऑल वर्कर आर हैंडल्ड फेयरली, फेयरली हैंडल्ड होते हैं सभी लोग, प्रॉपर हायरार्की वाइज होते हैं और दे फेयरली ट्रीट ऑल क्लाइंट्स एंड डू नॉट इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू अफेक्ट देम। एक दूसरे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके क्लाइंट वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं डालने देते, क्योंकि यहाँ पर हायरार्किकल वाल अलग काम हो रहा है, हर एक की डेस्क का अलग अलग काम है, कोई इंटरेक्शन कोई इंटरफेरेंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, डिसएडवांटेज देख लेते हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के क्या, थ्योरी के क्या है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी इज कैरेक्टराइज्ड, देखो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि ब्यूरोक्रेसी थ्योरी पेपर की भूखी है और बहुत ज्यादा इसमें काम होता है, डेस्क जॉब होता है, तो वही इसकी सबसे बड़ी कमी भी है। जैसे हमने बताया कि अगर आप जिंदा हैं और सरकारी पेपर में आपको मरा हुआ साबित कर दिया गया, किसी तरह लिख दिया गया आप आपकी मौत हो चुकी है, आप कोर्ट में केस लड़ते लड़ते पागल हो जाएंगे ये साबित करने के लिए कि आप जिंदा हैं। जज को भी दिख रहा है कि तुम जिंदा हो लेकिन साबित नहीं कर पाओगे। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी होती है कि एक रेड टेप, एक पेपर वर्क जो बन गया सो बन गया, वही फॉलो होगा। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज की बात करें कि एम्प्लॉयज रिमेन फेयरली डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के साथ भैया बहुत ज्यादा डिस्टेंट रहते हैं और बहुत कम लॉयल के चांसेस होते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो लॉयल है। नौकरी कोई नहीं छोड़ना चाहता सरकारी, लेकिन लॉयल्टी नहीं होती गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की अपनी संस्था के प्रति ही। ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन रेगुलेटरी एंड पॉलिसीज कंप्लीमेंट्स। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से रेगुलेशंस पॉलिसीज के ऊपर ही कंपाइल करती है, जैसे ही वो डिस्टर्ब हुई, चेंज हुई, और अच्छा ये रिजिड भी होती हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होती। दिस रेस्ट्रिक्ट एम्प्लॉय टू कम अप विद द इनोवेटिव, देखो इसकी एक और सबसे बड़ी कमी क्या है कि इनोवेटिव आइडियाज को नहीं आने देती, ये फील कराती हैं लाइक जस्ट अ नंबर, लोग उनके लिए सिर्फ एक नंबर है, इंडिविजुअल सिर्फ उनके लिए नंबर है, और इंडिविजुअल इनोवेटिव आइडियाज की यहाँ कोई रेस्पेक्ट नहीं है, काम करिए जाइए। क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। पहला, जैसे डिसएडवांटेज में भी वो आ गया था कि रेगुलेशंस रिजिड होती हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होती, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है उनको चेंज करने के लिए। वेबरियन पॉलिसी कहती है लॉट ऑफ पेपर वर्क, ऑब्वियसली इसके बारे में बात कर चुके हैं, पेपर वर्क बहुत होता है, इसीलिए इसमें वेस्टेज ऑफ मनी, टाइम, सब कुछ सबसे ज्यादा लगता है। फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, बहुत ज्यादा डिले कर देता है। द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर यूजुअली सूट्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बट बिजनेस नीड्स क्विक डिसीजन मेकिंग, चाहिए बिजनेस को तो जल्दी डिसीजन चाहिए, लेकिन ये नहीं कर पाते। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स ऑफ वर्कर्स को ध्यान में यहाँ फोकस करा जाता है और उनकी एम्प्लॉय की डेडिकेशन को, उसके वर्क हार्ड वर्क को, उसके कमिटमेंट को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ये इनकी थ्योरी के कुछ डिसएडवांटेजेस और क्रिटिसिज्म रहे हैं। आई होप आपको हमारी ये दोनों थ्योरी जो मैंने आज आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कस करी ये समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट करिए और हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स या लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस सभी तक पहुंचे और हमें भी एनकरेजमेंट मिले ऐसी वीडियोस को आगे बनाने के लिए।
काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, सो दैट आपको फ्यूचर में हमारी सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएगा। आई होप आज का हमारा सभी ये सेशन सभी के लिए एक फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन।